हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पीएच निर्वाण चैनल में। और जैसा कि मैंने बोला था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आ गया हूँ। तो जिसमें देखेंगे अपन अनुच्छेद 16। 15 तक अपन ने बात कर ली थी, तो अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, चलिए वो देखते हैं अपन। तो इसमें ये कहा गया है कि जो सरकारी जो लोक नियोजन विषय हैं राज्य के, उसमें सभी को समान अवसर मिलेंगे नौकरियों में। हाँ, नौकरियों में ही भाई, नौकरियों में। तो इसमें यह है कि प्रावधान, ये ओनली सिर्फ जो 16 है, ये सिर्फ भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। मैंने आपको 5 जो बताए थे, कौन कौन से हैं, 15, 16, 19, 29, 30। ये आपसे पूछ सकता है कि भारतीयों के लिए कौन कौन से मूल अधिकार हैं, तो 16 भी भारतीयों के लिए। तो इसमें 6 आपके इसके पार्ट मिलेंगे। 6 सब पार्ट हैं 16 के। तो सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं। उसमें नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। उसमें ये बोला गया है कि राज्य के अधीन जो भी नियोजन और नियुक्तियां होंगी, उनमें सभी को समान अवसर मिलेंगे। अच्छी बात है, सभी को समान अवसर मिलेंगे। फिर 2 में बोले कि भाई धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान और निवास और भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये भी अच्छी बात है, भेदभाव नहीं करेंगे भाई। फिर 16(3) इसका अपवाद है। वो अपवाद कैसे है? संसद जो है वो विधि के माध्यम से ये कंडीशंस मेंशन कर सकता है राज्य निवास की, कि एक पर्टिकुलर निवास से राज्य से आप आ रहे हो, तो आप इस नौकरी में आप आ सकते हो, अदरवाइज आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये इसका अपवाद है 16(3) का। आप स्क्रीन में देख भी रहे हो 16(3). तो ये आपसे इतना ही पूछेगा कि 16(3) में क्या मेंशन है। तो संसद को ये विधि के माध्यम से अधिकार है, वो इसकी कंडीशन मेंशन कर सकता है। 16(4) है। 16(4) में ये बोला गया है कि राज्य को शक्ति है कि सार्वजनिक सेवाओं में सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर अगर पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो वो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो इजी लैंग्वेज में मैं आपको बोलूँ कि राज्य को ये पावर दी गई है, अगर नौकरियों में उनको सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, नॉट आर्थिक आधार पर, 16(4) में है, तो ये पूछेगा सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे, ताकि अच्छी तरह से आपको दिखे। ये रहा। तो इसमें ये बोला गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर उसको, जो ओबीसी है उसको पर्याप्त अगर नहीं मिल रहा है प्रतिनिधित्व, तो वो आरक्षण की व्यवस्था करके उनके लिए ये चीज़ें सुलभ करवा सकता है राज्य। और इसमें जो सॉरी, आरक्षण तो है ही है, प्लस में इसमें ये भी मेंशन किया गया, ये आरक्षण जो है वो संविधान में कहीं भी इसको मेंशन नहीं दिया गया है। संविधान, सॉरी, पिछड़ा वर्ग जो है, ये शब्द कहीं मेंशन नहीं है। ये सिर्फ राष्ट्रपति को पावर है, वो अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग गठित कर सकता है। ठीक है। और 1953 में एक आयोग गठित भी हुआ था, जो आपको पूछ सकता है कि पिछड़ा वर्ग को लेकर सबसे पहले कौन सा आयोग गठित किया था, तो वो काका कालेकर समिति, यानी कि एक आयोग गठित हुआ था। उसमें 2300 कुछ कास्ट को डिफाइन किया था कि ये कास्ट जो है पिछड़ा वर्ग में है। फिर 1979 में दूसरा एक आयोग गठित किया था, वीपी मंडल। तो वीपी मंडल के अंदर 3700 कुछ कास्ट को डिफाइन किया गया था, और उसमें को उनको 27% आरक्षण भी दे दिया था। फिर 90 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई और उसने इस रिपोर्ट को लागू कर दिया, और काफ़ी दंगे भी हुए थे उस टाइम। तो आगे देखते हैं। फिर 91 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, तो उसने बोला कि ओबीसी के लिए तो हो गया, अब थोड़ा सा जो आर्थिक रूप से जो दुर्बल हैं उनके लिए भी किया जाए। तो 10% उनको भी आरक्षण दे दिया। किनको? जो आर्थिक रूप से दुर्बल हैं, जिसमें जनरल कैटेगरीज के लोग आ रहे थे, यानी कि आज के टाइम में अपन बोले तो ईडब्ल्यूएस। तो 92 में क्या हुआ कि इंदिरा साहनी और भारत संघवाद का नाम का एक चुनौती दी गई
किसी आरक्षण को, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला चेंज कर दिया और उसने बोला कि जो आरक्षण जो होगा वो आर्थिक आधार पर नहीं होगा, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे ही होगा। और उसमें एक कंडीशन मेंशन की गई कि जो क्रीमी लेयर पे है, यानी कि जो संपन्न वर्ग है, उसको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा, यानी कि वो क्रीमी लेयर में आएंगे, नॉन क्रीमी लेयर को ही वो आरक्षण मिलेगा। एक कंडीशन और मेंशन की गई कि नियुक्ति में होगा, पदोन्नति में नहीं होगा। आगे चल के अपना ही जो इन्होंने मैंने ये स्टेटमेंट दिया है, ये अपना स्टेटमेंट चेंज करेंगे, देखना। तो और ये एक चीज़ और मेंशन की कि 50% से ज़्यादा नहीं होगा। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 1994 में ये कंडीशन फुलफिल ना करके इसका उल्लंघन किया था, 76 संविधान संशोधन 1994 में। तो उसने 69% आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करा दिया था और इतना आरक्षण दे दिया था। बाद में 77वां संविधान संशोधन हुआ 1995 में। 77वां संविधान संशोधन ये अपवाद है, इसमें क्या कहा गया कि 16(4)A इसमें जोड़ा गया। 16(4)A में ये बोला गया कि जो राज्य को अधिकार है कि वो SC/ST को वो सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। तो ST/ST पहले तो OBC के लिए हो रहा था, अब SC/ST के लिए भी इन्होंने मेंशन कर दिया कि 16(4)A में 1995 में। तो ये पूछेगा कि 1995 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 77वां। और किसके लिए इसमें मेंशन किया गया? SC/ST के लिए। ठीक है, इनको अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो इसके लिए खाली पदों पर, यानी कि पर्याप्त लोग नहीं मिल रहे तो उनको खाली पद जो उनके बच गए हैं, तो जो ऑलरेडी सेवा में हैं तो उनको प्रमोट करके वो पद भर सकते हैं। फिर इक्यासीवा संविधान संशोधन कब हुआ? 2000 में। उसमें बी जोड़ा गया, 16(4)B। तो 16(4)B में क्या है? उसमें अग्रगण्य सिद्धांत को लागू किया, यानी कि कैरी फॉरवर्ड। यानी कि इस साल 100 वैकेंसीज निकली, तो 100 में से 90 पद ही फुलफिल हुए, 10 बच गए, तो 10 को अपन अगली बार फॉरवर्ड कर लेंगे, अगली बार के लिए उसके रिजर्व रख लेंगे और 50% का उल्लंघन भी नहीं होगा। लेकिन नागराजवाद में इसको चुनौती दी गई संशोधन को। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि इसमें पदोन्नति आरक्षण को वैध माना, यानी कि पदोन्नति जो आरक्षण है वो वैध रहेगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ होगा। लेकिन 2018 में जर्नैल सिंह और लक्ष्मी नारायण वाद हुआ, तो नागराजवाद की जो शर्तें थी उसे खारिज कर दिया और SC/ST में ओनली सिर्फ कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत ही लागू किया, पदोन्नति वाला नहीं किया। फिर 2020 में मुकेश कुमार उत्तराखंड राजवाद हुआ। उसमें ये बोला गया कि जो मूल अधिकार है वो आपका आरक्षण जो है वो मूल अधिकार नहीं है, सॉरी, ये राज्य की विवेकाधीन शक्ति है। और राज्य इसमें क्या मेंशन करेगा क्या नहीं करेगा वो राज्य पे डिपेंड है, क्योंकि कोर्ट को लग गया था कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, बात बात के लिए ये रीट दायर कर देते हैं। तो अच्छा रहेगा कि इसे राज्य को सौंप दिया जाए और राज्य इसमें अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाए, तो राज्य इस पर नियम बनाएगा। 2021 में जयश्री लक्ष्मी राव और पाटिल जयश्री लक्ष्मी राव पाटिल और CM महाराष्ट्र, उसमें क्या था कि 50% से अधिक आरक्षण दे दिया था और उसको अवैध घोषित किया था। 105वां संविधान संशोधन है 2021। तो ये केस आप अच्छी तरह से पढ़ भी लेना, PCS और UPSC के लिए ये केस काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। और फिर 16(5) में ये बोला गया कि जो राज्य को धर्म के आधार पर विभेद करने की अनुमति प्रदान है। तो शुरू में अपन ने क्या पढ़ा था 16(1) में, सॉरी 2 में, ये धर्म, मूल, वर्ण, जाति, लिंग, स्थान, जन्म, भाषा, निवासी, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और 16(5) में उसी का उल्लंघन हो रहा है कि धर्म के आधार पर विभेद होगा। फिर है 16(6). 16(6) में ये कहा गया है कि 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ इसमें ये कहा गया कि 16(4) को उल्लिखित वर्ग, यानी कि 16(4) में जो SC/ST है और OBC है उनको छोड़ के
जो आर्थिक रूप से जो दुर्बल हैं उनको 10% आरक्षण उनको प्रदान किया जाएगा, जो पूर्व निर्धारित आरक्षण की सीमा से 10% की वृद्धि के साथ लागू हुआ। यानी कि पूर्व निर्धारित कितना टोटल दिया गया है, फिर उसमें 10% और इंक्लूडेड करके, यानी कि पहले 40 था, अभी 10 ये और कर दिया तो टोटल हो गया पूरा 50। अब इससे ज़्यादा कोई भी गवर्नमेंट सही, यानी कि राज्य सरकार वो ज़्यादा नहीं जा सकती। तो ये 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ। फिर अपन अनुच्छेद 17 देखेंगे। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 ओनली ये है जिसका कोई भी अपवाद नहीं है, यानी कि निरपेक्ष मूल अधिकार है, ये आपको पूछ सकता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और इसमें एक चीज़ और पूछेगा कि इनको पहले क्या था कि छुआछूत और ज़्यादा ऐसा कुछ ज़्यादा मैटर हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग एक इन्होंने नियम बनाया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। तो उसमें क्या हुआ कि अगर कोई छुआछूत वाला ऐसा कोई केस आता है तो उसके उसके लिए जो एक्शंस लिए जाएंगे वो इस नियम के आधार पर लिए जाएंगे। फिर 1976 में इसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण ना कर दिया गया। अस्पृश्यता जो शब्द है वो हालांकि संविधान में मेंशन नहीं है, इसको मैसूर उच्च न्यायालय ने बस शाब्दिक और व्याकरणिक समझ के लिए इसे डिफाइन किया है। बस इतना ही है 17। अब अपन देखेंगे 18 का। 18 में क्या है कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत में है कि सेना और शिक्षा को छोड़कर बाकी सभी जो उपाधियां हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। उपाधियों में सिर्फ ये है कि जो भारत का नागरिक है वो विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। और कोई विदेशी या भारत में है और वो विश्वास या लाभ के पद पे आसीन है तो उसे भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। फिर जो है जो पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री हैं, ये वैध माने जाएंगे और इसमें समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं है, यानी कि ये प्रतिकूल नहीं है उसके। 1954 में हुआ क्या कि जो जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने ये जो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म श्री इनको ख़त्म कर दिया। फिर 1980 में पुनः इंदिरा की सरकार आई और उन्होंने दोबारा इसको चालू कर दिया। फिर एक जो केस इनके लिए एक केस दायर हुआ, बालाजी राघवन भारत संघवाद, उसमें इसको न्यायालय में चुनौती दी गई और वैध ठहराया गया। और उसमें ये कंडीशन मेंशन की कोर्ट ने कि जो सार्वजनिक मंच हैं वहाँ पे आप इनका पद्म भूषण, पद्म विभूषण नाम के आगे पीछे इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो आप। और राज्य में इसके लिए कोई नियम वगैरह बनाए नहीं है, तो राज्य पूछ सकता है कि राज्य ने इनके रिगार्डिंग कुछ नियम बनाए हैं या नहीं है। तो राज्य ने कोई ऐसी कंडीशंस मेंशन की नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई होप दोस्तों ये आपको शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो पसंद आया होगा और मैंने बिल्कुल एकदम फैक्ट देने की कोशिश की है। बेफालतू की जो बसड़ थी वो मैंने हटा दी है और एकदम फैक्ट एंड फैक्ट है। इनसे आप एकदम शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स भी बना सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से किस फॉर्म में बनाओगे। मैं कहूँगा आपको पैराग्राफ फॉर्म में मत बनाओ, इस तरह से जैसा कि मैंने आपको बनाया है, आप स्क्रीन में देख रहे हो। ये काफ़ी है, मतलब कि आपको थोड़ा जूम करके देख लेना। बाकी अगर आप इससे भी और स्वीट शॉर्ट कर सकते हो और अच्छी तरह से आपके नोट्स बना सकते हो और पीडीएफ आपको मिलेगी।